India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्र की 10 ब्लॉकिंग आदेशों को चुनौती देने वाली ट्विटर की अर्जी रद्द की, लगाया 50 लाख के जुर्माना। कहा सरकार ट्वीट्स ब्लॉक कर सकती है, खातों को भी ब्लॉक कर सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर दी अहम व्यवस्था, कहा पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के कारणों को लिखित में दर्ज करने के लिए बाध्य है। दुर्भावनापूर्ण तरीके से गिरफ्तारियां करने वाले पुलिस अधिकारियों के नाम मजिस्ट्रेट दर्ज करें। ग्वालियर बेंच ने दी केंद्र को सलाह, रजामंदी से बनाए गए फिजिकल रिलेशन की उम्र 18 के बजाय 16 साल हो। इंटरनेट के चलते लड़के लड़कियां जल्द जवान हो रही हैं। India Legal presents Courts Roundup. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ट्विटर इंक द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कंपनी ने सामग्री हटाने और ब्लॉक करने संबंधी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आदेश को चुनौती दी थी। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि कंपनी की याचिका का कोई आधार नहीं है। न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की एकल पीठ ने ट्विटर कंपनी पर 50 लाख के जुर्माने का भी लगा दिया है और इसे 45 दिनों के भीतर कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराने का आदेश दिया है। जस्टिस दीक्षित ने कहा है कि वह केंद्र सरकार के रुख से आश्वस्त है कि उसके पास न केवल ट्वीट्स को ब्लॉक करने की शक्ति है बल्कि वह खातों को भी ब्लॉक कर सकती है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ट्विटर को झटका दिया है। ट्विटर ने फरवरी 2021 और 2022 के बीच केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 10 ब्लॉकिंग आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। फैसले में ट्विटर को 39 यूआरएल हटाने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने ट्विटर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और कहा कि उसने समय पर ब्लॉक करने की केंद्र सरकार की मांगों का पालन नहीं करने का कारण नहीं बताया। कोर्ट ने कहा कि ट्विटर कोई कानून से अपरिचित कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है बल्कि एक अरबपति कंपनी है। फैसले के ऑपरेटिव भागों का उल्लेख करते हुए न्यायमूर्ति दीक्षित ने कहा कि वह केंद्र सरकार के रुख से आश्वस्त है कि उसके पास न केवल ट्वीट्स को ब्लॉक करने की शक्ति है बल्कि वह खातों को भी ब्लॉक कर सकती है। न्यायमूर्ति दीक्षित ने कहा कि फैसले में लगभग 8 सवालों पर चर्चा की गई, जिसमें ये भी शामिल है कि क्या उस उपयोगकर्ता को कारण बताया जाना चाहिए जिसके ट्वीट को ब्लॉक किया गया है, क्या ट्वीट को ब्लॉक करना अवधि विशिष्ट होना चाहिए या क्या ट्वीट को अनिश्चित काल के लिए ब्लॉक किया जा सकता है। लागत का भुगतान 45 दिनों के भीतर कर्नाटक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को किया जाना है। कोर्ट ने कहा कि भुगतान में देरी होने पर हर दिन के लिए 5,000 रूपए का भुगतान करना होगा। आदेश में ये भी कहा गया कि ब्लॉक करने का आदेश केवल उस स्थिति में जारी किया जा सकता है जहां पर सामग्री की प्रकृति आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत निर्धारित आधारों के अनुरूप हो या ब्लॉक करने का आदेश आईटी अधिनियम के तहत हो। इसके अतिरिक्त अगर ऐसे अवरुद्ध आदेशों में कारण दर्ज नहीं किए गए थे तो बाद के चरण में कारण निर्मित होने की संभावना होगी। ट्विटर ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 226 जो कि उच्च न्यायालयों का रिट क्षेत्राधिकार है, उसका आह्वान संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन तक सीमित नहीं है। ट्विटर पर अदालत का दरवाजा खटखटाने पर कोई रोक नहीं है। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि ट्विटर
अपने खाता धारकों की ओर से नहीं बोल सकता और इसीलिए उसके पास याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की व्यापक दलीलें सुनने के बाद 21 अप्रैल को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ट्विटर ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार को सोशल मीडिया खातों को ब्लॉक करने के लिए सामान्य आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है और आदेशों में कारण शामिल होने चाहिए जिन्हें उपयोगकर्ता को सूचित किया जाना चाहिए। 2022 में ट्विटर ने नए सूचना प्रौद्योगिकी या आईटी नियमों के तहत अपने प्लेटफॉर्म से सामग्री को हटाने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। ब्यूरो रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर अहम फैसला देते हुए कहा है कि पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के कारणों को लिखित में दर्ज करने के लिए बाध्य है। कोर्ट ने कहा है कि जांच एजेंसियों को सीआरपीसी की धारा 41 और 41A की प्रक्रिया का भी पालन करना होगा। धारा 41 में संज्ञेय या असंज्ञेय अपराधों के मामले में गिरफ्तारी का जिक्र किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस को अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का भी पालन करना होगा, जिसमें कहा गया है कि वैसा क्राइम जिसमें 7 साल से कम की सजा है उसमें तत्काल गिरफ्तारी पुलिस नहीं करेगी। पुलिस ने मजिस्ट्रेटों को दुर्भावनापूर्ण तरीके से गिरफ्तारियां करने वाले पुलिस अधिकारियों के नाम दर्ज करने का भी निर्देश दिया। गिरफ्तारी से जुड़े मसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है पुलिस अधिकारी या जांच अधिकारी को किसी की गिरफ्तारी करते समय लिखित में उसके कारणों को दर्ज करना आवश्यक है। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि जांच एजेंसियां और उनके अधिकारी सीआरपीसी की धारा 41 और 41A की प्रक्रिया का भी पालन करना होगा, जिसमें संज्ञेय या असंज्ञेय अपराधों के मामले में गिरफ्तारी का उल्लेख किया गया है। साथ ही अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है। इस केस में कहा गया था कि वैसा क्राइम जिसमें 7 साल से कम की सजा है उसमें तत्काल गिरफ्तारी पुलिस नहीं करेगी। जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रकाश पाड़िया की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा कि एक पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के कारणों को लिखित में दर्ज करने के लिए बाध्य है। धारा 41 का अनुपालन न करने का परिणाम निश्चित रूप से अपराध के संदिग्ध व्यक्ति के लाभ के लिए होगा। सीआरपीसी की धारा 41A में प्रावधान है कि उन सभी मामलों में जहां धारा 41(1) के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, जब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है। पुलिस उस व्यक्ति को निर्देश देते हुए एक नोटिस जारी करेगी जिसके खिलाफ उचित शिकायत है। आगे कहा गया है कि जहां आरोपी नोटिस का अनुपालन करता है और उसका पालन करना जारी रखता है, उसे नोटिस में उल्लिखित अपराध के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक दर्ज किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की राय न हो कि उसे गिरफ्तार करना चाहिए। पुलिस अधिकारियों के नाम रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जिनके बारे में उन्हें लगता है कि उन्होंने दुर्भावनापूर्ण तरीके से गिरफ्तारियां की हैं, ताकि उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। मामले के तथ्यों और याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दी गई दलीलों पर ध्यान देते हुए अदालत ने कहा, विमल कुमार और 3 अन्य के मामले में हाईकोर्ट के दिशा निर्देश वर्तमान मामलों के तथ्यों पर समान रूप से लागू थे। नतीजतन हाईकोर्ट ने आपराधिक रिट याचिका का निपटारा कर दिया। अदालत एक याचिकाकर्ता राजकुमारी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और 7 के तहत मुकदमा दर्ज है। याचिकाकर्ता का कहना था कि मुकदमे की सभी धाराएं सजा 7 साल से कम सजा वाली हैं। इसीलिए पुलिस अधिकारी सीआरपीसी की धारा 41A के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपी न्यूज। मेघालय हाईकोर्ट के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार की रजामंदी से बनाए गए फिजिकल रिलेशन की उम्र 18 के बजाय 16 साल करने पर विचार करने को कहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने रेप केस में आरोपी पर की गई एफआईआर निरस्त करने का आदेश सुनाते हुए ये बात कही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने लड़का और लड़की के बीच राजी खुशी बनाए गए संबंधों की उम्र 16 साल करने के पीछे तर्क दिया कि आजकल के बच्चे जल्दी जवान हो रहे हैं। ग्वालियर बेंच ने तर्क दिया कि मौजूदा दौर में इंटरनेट के चलते लड़के लड़कियां जल्द ही जवान हो रहे हैं, वे समझदार भी हो रहे हैं और कई बार 18 साल से कम उम्र के नौजवान पीड़ित बच्चे संबंध बना लेते हैं। लड़कों पर पुलिस पॉक्सो एक्ट एवं बलात्कार जैसे अपराध दर्ज कर लेती है, इससे उनका भविष्य खराब हो जाता है। हाईकोर्ट ने तर्क दिया कि
विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण होने से बनाए गए संबंधों में लड़के दोषी मान लिए जाते हैं, और जबकि बिना समझी में किया गया काम है। ग्वालियर बेंच ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले राहुल जाटव के खिलाफ 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई कर रही थी। 17 जुलाई 2020 को राहुल जाटव अरेस्ट हुआ था। उसे तब से जमानत नहीं मिल सकी थी। आरोपी के वकील राजमणि बंसल ने हाईकोर्ट में तर्क दिया था कि पीड़िता ने 2 लोगों पर रेप का मुकदमा दर्ज कराया और ये घटना 18 जनवरी 2020 को हुई थी। पीड़िता राहुल के यहाँ कोचिंग पढ़ने जाती थी। आरोप है कि घटना वाले दिन कोचिंग संचालक राहुल जाटव ने उसे जूस पिलाया था जिसमें कुछ मिला था। उसे पीने से वो बेहोश हो गई थी। राहुल ने उसे अश्लील वीडियो बनाए और रेप किया। आरोपी राहुल के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि दोनों की रजामंदी से फिजिकल रिलेशन बने थे। उसके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है। हाईकोर्ट से एफआईआर निरस्त करने की अपील की गई थी। सभी तर्क सुनने के बाद हाईकोर्ट ने राहुल जाटव के खिलाफ एफआईआर को निरस्त कर दिया और केंद्र सरकार को आपसी संबंधों की उम्र 18 से 16 साल करने पर पुनर्विचार करने को कहा। विश्वविद्यालयों में दाखिले नस्ल और जातीयता के आधार पर दिए गए आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। बता दें आपको, अदालत ने कहा है कि नस्ल को किसी कॉलेज में एडमिशन का आधार नहीं माना जाएगा। वादी ने दावा किया था कि किसी व्यक्ति की पहचान की कसौटी त्वचा का रंग, ये निष्कर्ष गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मुकदमों में ये फैसला सुनाया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले मामले में कोर्ट ने 6-2 से फैसला दिया है। बता दें आपको कि नॉर्थ कैरोलिना वाले मामले में 6-3 से फैसला दिया गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश में बीते 1 दशक से चली आ रही परंपरा टूट गई है। ये फैसला रो बनाम वेड मामले में सुनाया गया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब नस्ल को किसी कॉलेज में एडमिशन का आधार नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने अपने इस ऐतिहासिक फैसले के साथ ही कई दशकों से चली आ रही अफर्मेटिव एक्शन वाली शिक्षा नीति को खत्म कर दिया है। कुछ लोग इस फैसले को सकारात्मक मान रहे हैं। ये अमेरिकी शिक्षा तंत्र में सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है। पहली बार सन 1960 के दशक में ये नीति में अपनाई गई और फिर इसे विविधता बढ़ाने के उपाय के रूप में इसका बचाव किया गया। हालांकि राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत अमेरिका के शिक्षा विभाग ने इसकी आलोचना की है। जो बाइडेन ने कहा कि वो गुरुवार को आए सुप्रीम कोर्ट के इस बहुप्रतीक्षित फैसले से असहमत हैं। उनका कहना था, हम इस फैसले को आखिरी फैसला नहीं बनने दे सकते। अमेरिका में भेदभाव अभी भी मौजूद है। They should not abandon their commitment to ensure student bodies of diverse backgrounds and experience that reflect all of America. न्यायाधीशों ने कानूनी कार्यकर्ता एडवर्ड ब्लम की तरफ से शुरू किए गए स्टूडेंट्स फॉर फेयर एडमिशन नामक संगठन का पक्ष लिया। संगठन ने पिछले साल अक्टूबर में कोर्ट के सामने तर्क दिया था कि हार्वर्ड की नस्ल पर आधारित एडमिशन पॉलिसी सन 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के शीर्षक 6 का उल्लंघन करती है, जो नस्ल, रंग या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को रोकता है। विश्वविद्यालयों ने बहुत लंबे समय से यह गलत निष्कर्ष निकाला है कि किसी व्यक्ति की पहचान की कसौटी उसकी चुनौतियां, कौशल या सीखे गए सबक नहीं है, बल्कि उनकी त्वचा का रंग है। स्टूडेंट्स फॉर फेयर एडमिशंस ने दावा किया कि नस्ल प्रेरित एडमिशन पॉलिसियां 2 विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले समान या अधिक योग्य एशियाई अमेरिकियों के साथ भेदभाव करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मुकदमों में ये फैसला सुनाया है। एडमिशन का एक मामला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था और दूसरा नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले मामले में कोर्ट ने 6-2 से फैसला दिया, जबकि नॉर्थ कैरोलिना वाले मामले में 6-3 से। सुप्रीम कोर्ट अमेरिकी विश्वविद्यालयों में अफर्मेटिव एक्शन का 2 बार समर्थन कर चुका है। पिछली बार यूनिवर्सिटी एडमिशन में अफर्मेटिव एक्शन का समर्थन 2016 में किया गया था। हालांकि अमेरिका के 9 प्रांत पहले ही नस्ल के आधार पर कॉलेजों में दिए जाने वाले एडमिशन पर रोक लगा चुके हैं। इनमें शामिल हैं एरिजोना, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, ओक्लाहोमा, न्यू हैम्पशायर, मिशिगन, नेब्रास्का और वॉशिंगटन। हार्वर्ड और यूएनसी कई अन्य प्रतिस्पर्धी अमेरिकी स्कूलों की तरह अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आवेदक की नस्ल या जातीयता को एक कारक मानते हैं।
इस तरह की नीतियां 1960 के दशक में सिविल राइट्स मूवमेंट में उत्पन्न हुई, जिनका उद्देश्य अफ्रीकी अमेरिकियों के खिलाफ उच्च शिक्षा में भेदभाव की रूढ़ी को बरकरार रखने में मदद करना था। अमेरिकी नीतियों में अफर्मेटिव एक्शन 1960 के दशक में शामिल किए गए थे। समाज में विविधता को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका का समर्थन किया जाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि स्थल मध्यस्थता की सीट होगी और जब पार्टियों के बीच समझौते में कोई महत्वपूर्ण विपरीत संकेत नहीं होगा। जस्टिस कृष्ण राव की पीठ ने यह भी माना है कि केवल इसीलिए कि मध्यस्थता समझौता स्पष्ट रूप से मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाले कानून के लिए प्रावधान नहीं करता, ये समझौते को अस्पष्ट या अनिश्चित नहीं बनाएगा। इसीलिए अधिनियम की धारा 45 के तहत मध्यस्थता के संदर्भ से इनकार करने की अनुमति दी जाएगी। न्यायालय ने माना है कि समझौते के शून्य होने, निष्क्रिय होने या लागू होने वाले कानून के संबंध में अस्पष्टता के संबंध में आपत्ति से उत्पन्न होने में असमर्थ होने के आधार पर धारा 45 के तहत न्यायिक हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है, जब तक कि पार्टियों का इरादा विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना स्पष्ट है। पार्टियों के एक समझौता किया है और जिसमें आवेदक प्रतिवादी को वादी को माल का डिजाइन, निर्माण और आपूर्ति करनी थी। समझौते के खंड 19 के अंदर मध्यस्थता के माध्यम से किसी भी विवाद के समाधान का प्रावधान है। सिंगापुर को मध्यस्थता स्थल के रूप में नामित किया गया था और मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाला कानून अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता कानून था। आवेदक द्वारा वितरित माल की गुणवत्ता के बारे में पार्टियों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी ने ब्याज सहित भुगतान की धनराशि की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया। न्यायालय ने समझौते के खंड 19 की जांच की और माना कि पार्टियों का मध्यस्थता करने का इरादा केवल अवलोकन से स्पष्ट है। न्यायालय ने कहा कि केवल इसलिए कि समझौता मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाले स्पष्ट कानून का प्रावधान नहीं करता है, यह नहीं कहा जा सकता कि समझौते में अस्पष्टता या अनिश्चितता के तत्व है। न्यायालय ने माना है कि समझौते के शून्य होने, निष्क्रिय होने या लागू होने वाले कानून के संबंध में अस्पष्टता के संबंध में आपत्ति से उत्पन्न होने में असमर्थ होने के आधार पर धारा 45 के तहत न्यायिक हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है, जब तक कि पार्टियों का विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का इरादा स्पष्ट है। इसके बाद न्यायालय की मध्यस्थता के स्थान और सीट के मुद्दे की जांच की। न्यायालय ने BGS, SGS और सोमा मामले में शीर्ष अदालत के ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि मध्यस्थता के स्थल के रूप में सिंगापुर को नामित करने में से मध्यस्थता की सीट बनाता है, क्योंकि समझौते में कोई विपरीत संकेत मौजूद नहीं है। न्यायालय ने ANC अधिनियम की धारा 8 के तहत आवेदन की अनुमति दी। दिल्ली की आप सरकार अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार का अध्यादेश असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आप सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार के अध्यादेश पर तुरंत रोक लगाई जाए। केंद्र सरकार ने बीते महीने दिल्ली में ग्रुप ए अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित करने के उद्देश्य से एक अध्यादेश जारी किया था, जिसका अरविंद केजरीवाल की सरकार विरोध कर रही है। इस अध्यादेश को जारी किए जाने से कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रही और यह अध्यादेश असंवैधानिक है। इस मसले पर समर्थन के लिए आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कई विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात भी कर चुके हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, एनसीपी चीफ शरद पवार, तमिलनाडु के सीएम एन.के. स्टालिन समेत कई विपक्षी नेता आपके समर्थन करने की बात कह चुके हैं। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करने के कारण राज्य में राजनीति गरमाई हुई है और ऐसे में इस बीच राज्यपाल ने कैबिनेट के मंत्री की बर्खास्तगी के आदेश पर फिलहाल स्टे लगा दिया है। बालाजी पर
भ्रष्टाचार के आरोप है। ईडी नकद के बदले नौकरी देने के आरोप में बालाजी से पूछताछ कर रही है। वहीं तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने कैबिनेट मंत्री वी सेंथिल बालाजी के बर्खास्तगी के आदेश को फिलहाल रोक दिया है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को इस बारे में देर शाम पत्र भी भेज दिया। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल से वे इस बारे में चर्चा करेंगे। अटॉर्नी जनरल से कानून राय लेंगे और ऐसे में राज्यपाल के इस फैसले के बाद राज्यपाल के संवैधानिक शक्तियों पर चर्चा होना लाजमी है। इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर आपको राज्यपाल की उन शक्तियों के बारे में बताएंगे जिसका इस्तेमाल करके वे राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। क्या गवर्नर के पास किसी मिनिस्टर को डिसमिस करने की पावर है? हाल ही में तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि द्वारा वी सेंथिल बालाजी के डिसमिसल पर छिड़ी बड़ी बहस। कैश फॉर जॉब स्कैम में अरेस्ट होने के बाद उनका पोर्टफोलियो छीनकर फाइनेंस मिनिस्टर को दे दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 164 क्लॉज 1 डील करता है चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट से, जो कहता है कि गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा और फिर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर बाकी मिनिस्टर्स को। Ministers are holding the post at the pleasure of the governor, so governor has to act on the aid and advice of the Council of Ministers. 2007 के केस शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये हेल्ड किया गया कि एक ही स्टेट में समांतर प्रशासन यानी कि पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन खड़ी नहीं हो सकती गवर्नर को ये अलाउ करके कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के अगेंस्ट जाए। और संजीवी नायडू वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में ये कहा गया कि गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बट गवर्नमेंट इज रन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो कोई भी मैटर जहां पर गवर्नर को अपने डिस्क्रिशन पर एक्ट करना होता है, दैट हैज टू बी डिसाइडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.